जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उड़ान पब्लिकेशन के झारखंड सार संग्रह के ये बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बुक जो है ये जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी परीक्षाओं हेतु सामान्य रूप से उपयोगी होने वाला है। अगर ये बुक आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसे रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये झारखंड का राजनीतिक मानचित्र है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि बिहार के नज़दीकी यानी पड़ोसी जिला कौन कौन से हैं। फिर इधर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के निकट झारखंड में पड़ोसी जिला कौन से हैं, और फिर छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, और फिर वेस्ट बंगाल के नज़दीक का दे सकते हैं, और उड़ीसा का। तो ये अब मानचित्र है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी झारखंड का सामान्य परिचय से हम लोग पहले शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका राज्य का जो गठन हुआ है ये 15 नवंबर 2000 को हुआ है, और ये राज्य का जो है ये 28वां राज्य आता है। राज्य का नंबर में जो आता है वो 28वां राज्य। इसमें जो दिया हुआ स्टार मार्क जो है इसको ध्यान में रखिएगा। स्टार मार्क ये है कि ये क्वेश्चन पहले कि झारखंड में कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। स्टार मार्क जो किया हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। उपराजधानी दुमका है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 50 मिनट से 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर तक हैं। राज्य का विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। आगे झारखंड की भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है छत्तीसगढ़, एवं पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश है। आगे इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये देश में 15वां स्थान है इसका। देश का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करें तो 2.42% है। ये एक एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है, जो 97.57% हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर हैं, जो 2.25% हैं। वहीं पर राज्यपाल यहाँ की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन था उस समय 11वें राज्यपाल के रूप में है, जो 18 फरवरी 2023 तक का है ये। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री थे, जो 29 दिसंबर 2019 से अब तक था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो 11वें अध्यक्ष थे। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ये 14वें थे। उच्च न्यायालय रांची है, जो देश का 21वें उच्च न्यायालय है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे विधायिका क्या है, एक सदनीय है। यहाँ पे विधानसभा सीट जो हैं ये 82 है, जो निर्वाचित 81 एवं मनोनीत 1 है। लोकसभा सीटों की संख्या इसमें 14 है, जो इसमें SC 1 है और ST में 5 हैं, और अनाम इसमें 8 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है ये 6 है। आगे हैं प्रमंडलों की संख्या। यहाँ पर अगर बात करें तो ये 5 हैं। जिला 24 हैं, जो राज्य निर्माण के समय जो हैं वो 18 जिले थे। इसमें इसका जो आगे नया जिला बने हैं आगे हम लोग बात करेंगे उसमें भी, लेकिन जब ये अभी वर्तमान में जो हैं वो 24 जिले हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुमंडल की बात करें तो 45 हैं। जो राज्य निर्माण के समय 33 अनुमंडल थे। प्रखंड 264 हैं। जो न्यूनतम प्रखंड सरयू प्रखंड लातेहार जिला है। अधिसूचित प्रखंड की बात करें तो 131 हैं। जिला परिषद 24 हैं। गाँवों की अगर बात करें तो 32,746 गाँव हैं। वार्ड की बात करें तो 1400 है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो 4,345 हैं। अधिसूचित पंचायत की बात करें तो 274 हैं। पंचायत समिति की बात करें तो 264 है। आगे शहरी स्थानीय निकाय 51 जो छावनी वार्ड सहित है। नगर निगम 9 है। जो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीगढ़, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह है। ये 9 है। नगर परिषद 20 हैं। जो 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद है ये। नगर पंचायत ये 20 हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है जो जमदेशपुर है। छावनी अवार्ड छावनी बोर्ड जो है वो 1 है जो रामगढ़ है। रांची नगर निगम की स्थापना ये 15 दिसंबर 1979 को हुआ था। शहरों की संख्या कितना है तो शहरों की संख्या इसमें 228 है। आगे है राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले जिला वो 10 है। उसमें से बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, सरसावा, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पालुमा, गिरिडीह आते हैं। राज्य में महानगरों की संख्या की बात करें तो ये 3 हैं। तो महानगर में जो आते हैं वो हैं धनबाद, जमदेशपुर और रांची है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये 3,340 किलोमीटर है। राजकीय राजमार्ग जो हैं ये 1,232 किलोमीटर हैं। और विश्वविद्यालय जो हैं ये 1, 12, 1, 16, 1, 5 के रूप में है। जो ये केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी, खुला राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में है। ये राज्य की भाषा यहाँ का ये हिंदी है। और राजकीय भाषा जो है वो द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो 16 है टोटल। तो वो है उर्दू, संथाली, बंगाली, उड़िया, मुंडेरी, हो, खुड़िया, खड़िया, गुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचमार्निया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका है। आगे है सबसे बड़ा शहर जो है वो जमदेशपुर है। प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वो जमदेशपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला जो है वो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और रामगढ़ है। सर्वाधिक प्रखंड वाला 3 जिला जो है वो है पालमा जो 21 है, इसमें गढ़वा में 20 है और रांची में 18 है। सर्वाधिक जिला वाला प्रखंड है वो छोटा नागपुर जो 7 है। सबसे कम वाला जिला प्रमंडल जो है वो पालमू एवं कोल्हन जो 3 है। इसमें कोल्हन राज्य की नवीनतम प्रमंडल है, जो इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो चतरा है। अनुसूचित जाति जो है ये 32 हैं। जो 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुरान को जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद राज्य में 33 मान्य जनजाति समुदाय हो जाएंगे। आदिम जनजाति की संख्या 8 है, जो असुर, बरहोर, बेरजिया, कोरवा, सबर, परिया, माल, पहाड़िया, सोरिया और पहाड़िया हैं। झारखंड पुलिस का अध्यायिक वाक्य जो है वो है सेवा की लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या जो है वो 427 है। राज्य में केंद्र कारा की संख्या 7 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये 19 जनवरी 2009 को हुआ था। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति 2021 में ये 0.589 यानी कि मध्यम मानव विकास है। HDI में देश का स्थान क्या है तो वो 33वां। अब है झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला
वो झारखंड जो गठन होने के बाद जो निर्मित जिला कौन कौन से हैं और जिले का क्रम। 19वां नंबर पर जो है वो 4 अप्रैल 2001 को निर्माण हुआ था। कौन? वो लातोर। और ये पहले जो किस में शामिल था? यह पालमू में। 22वां जो था वो 26 अप्रैल 2001 में को बना। ये कौन सा जिला था? ये जामताड़ा। ये पहले जो था ये दुमका में था। 21वां 30 अप्रैल 2001 ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जिला का नाम सिमडेगा है जो पहले गुमला में शामिल था। 22वां है 30 अप्रैल 2001 बना सारकेला खारसावा। ये पहले जो था वो पश्चिमी सिंहभूम में था। 23वां जो बना वो 12 सितंबर 2007 को ये खुट्टी, ये जिला का नाम खुट्टी हुआ। ये पहले जो था ये रांची में था। और 24वां जो बना है वो 12 सितंबर 2007 को बना रामगढ़। और पहले जो था ये हजारीबाग में था। अब है चैप्टर नंबर 2 झारखंड के राज्य प्रतीक। प्रतीक राज्य के वृक्ष जो है वो साल हैं। राज्य के पुष्प जो हैं वो पलाश हैं। राज्य के पशु हाथी और राज्य के पंछी जो हैं ये कोयल हैं। झारखंड के राज्य का नया राज्य के चिन्ह। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य के चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया। आगे प्रतीक चिन्ह का विन्यास चित्रकार या वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये है झारखंड का राज्य चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। सबसे ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हैं दूसरे वृत्ताकार खंड में बीच 24 हाथियों का दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश का फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। इसमें सभी दर्शाया गया है। आगे चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नेत्रकों की दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। राजचिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत का उत्तम शाकाहारी संघ उसमें जिसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका की रेखांकित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला लाइन में जो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, दूसरा लाइन में हाथी का है और तीसरा लाइन में जो है इसमें ये पलाश का फूल है और तीसरा उसके अंदर में जो है ये नेतर्क करते हुए इसका चित्र दिया हुआ है और फिर अंदर में है ये वृत्त का और फिर सबसे अंदर में जो है ये स्तंभ का चिन्ह। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, झारखंड राज्य के प्रथम राज्य के चिन्ह में 4 जेज अक्षर के बीच अशोक चक्र था जिसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाशी है। इसको भी याद रखिएगा। झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राज्य पशु भी हाथी ही है। अब है झारखंड का जनगणना। ये जो जनगणना हुआ था ये 2011 के अनुसार है। ये मैं इस चैप्टर को मैं छोड़ रहा हूँ। आगे हम इसको बाद में हम इसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लेके चल देंगे। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, रांची सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है रांची।
इसमें कितना है 29,14,253 इसमें जनसंख्या है। वहीं पर अगर बात करें धनबाद का तो 26,84,487 है। और गिरिडीह में है 24,45,474। पूर्वी सिंहभूम में 22,93,919 है। और बोकारो में है 20,62,6330 है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला जो है वो है धनबाद है, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो है। अब हम लोग झारखंड इतिहास से हम लोग आगे कवर करेंगे। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड के शाब्दिक अर्थ जो हैं वो हैं वन प्रदेश। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश के विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इसका विभिन्न नाम इस तरह से हैं। इत्रेय ब्राह्मण काल में पुंड्य या पुंड के नाम से जाना जाता था झारखंड। अर्थवेद काल में वार्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त या प्रयाग परिस्थिति के काल में मृदंड के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण काल में किक्कड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत के काल में पुंडरिक या पशुभूमि या कर्कखंड या अग्रखंड के रूप में जाना जाता था। 13वीं सदी के ताम्रपात्र या तारिख ए फिरोजा शाही या तारिख ए बंगला या सियार उल मुतखलिन के काल में ये झारखंड के रूप में जाना जाता था। आगे आइनो अकबरी और टालमी द्वारा के काल में कांकरा या खागरा के रूप में जाना जाता था। और टालमी द्वारा के मुंडल के रूप में जाना जाता था। हैनसांग के काल में किलो ना सु का ना या कर्ण सुवर्ण के रूप में ये जाना जाता था। तुर्कक ए जहांगीर के काल में खोखरा के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में मुंडन के नामकरण था इसका। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। कबीर के दोहे या पद्मावत या अकबरीन या नारसिंह देव द्वितीय के ताम्र में ये झारखंड के नाम से जाना जाता था। कोटलीय का अर्थशास्त्र में कुक्कट या कुक्कट देश के नाम से जाना जाता था। प्राहन के द्वारा ये कुक्कट टालंड के रूप में जाना जाता था। और मुगल काल में खुखरा या कुकारा या कोकराहा के रूप में ये जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर के रूप में ये जाना जाता था। झारखंड प्रदेश के सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्र में मिलता है। आगे प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। हैनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किंग चिंग काइलो तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए को शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। आगे कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिन ए को की स्थापना हुई थी। इसका सीमांकन का कार्य 1824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र के नरीखंड तथा बाद में कांचोल एवं जंगलतरी नाम से संबोधित किया गया।
मध्यकाल में रांची को कोकराह के नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चूटिया नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इसे एजेंसी का मुख्यालय विल्सनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद में रांची के नाम से जाना गया। वर्तमान धनबाद को पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। टॉलमी के खारसवा के लिए कार्तानिया शब्द का प्रयोग किया गया। मैगस्थनीज के कुचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोंदो ग्रोम्बोई के नाम से संबोधित किया गया है। अब है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। जनजाति असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। रांची, लोहरदंगा, गुमला ये जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया ये सभ्यत कैमूर की पहाड़ियाँ से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश करता है। कोरवा की जनजातियाँ का मर्म कुछ खास महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। मुंडा, उराव और हो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उराव झारखंड में राजमहल तथा पुलामू नामक 2 शाखाओं से बसे थे। और चेरो, खरवार, संथाल जो हैं ये 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाले सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। और आगे पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। आगे इसमें दर्शाया गया है नवीन जो हैं ये चोरो, खरवार, संथाल हैं और मध्य जो मुंडा, उराव और हो हैं। प्राचीन जो हैं वो कोरवा हैं और प्राचीनतम जो हैं असुर, बरछिया, बिरहोर और खड़ियार हैं जनजाति हैं। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों का वीरता कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम यानी पश्चिम बंगाल तक पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काल में झारखंड बृहदेश्वी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों के अधिकार के कारण झारखंड को करखंड भी कहा जाता है। झारखंड को छोटा नागपुर क्षेत्र में कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है ये इसका तीन भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। अब है पहले पूरा पाषाण काल। इसका कार्यकाल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकार एवं खाद्य संग्रह थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का आरंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर को औजार मिले हैं। आगे हैं मई 2019 में भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने यानी पूरा पाषाण काल अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। अब है मध्य पाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक
माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल को अवशेष दुमका, पालमू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब है नवपाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग का उपयोग तथा कुंभकारी का प्रयोग हो चुका था। झारखंड में इस काल को अवशेषी रांची, लोहरदग्गा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त गठुर पाए गए हैं। अब है ताम्रपाषाण काल। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल का तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित हैं। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। आगे मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। आगे इस काल में असुर, बरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उसे संबंधित उपकरण बनाने का कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग की बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे ताम्र या तांबा युग। इस युग में तांबे से निर्मित उपकरण का प्रयोग आरंभ हुआ। इस युग में असुर, बरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबे के खानों का अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। आगे है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा इससे बने उपकरण का उपयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर यानी कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति, असुर जो था वो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति थी तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युग औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आगे है लोह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोह से निर्मित औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। आगे इस युग में झारखंड का सर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोह को इस युग में मेसोपोटामिया तथा तक भेजा जाता था, जहां दामिशक में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। अब है विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष हैं। स्थान जो है ये इसको ये जिला जो है हजारीबाग। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव चित्रों अंकित हैं। इसको गांव में वर्फ आयु की गहरी सिंहभूम गुफा स्थित है। आगे सीतागढ़ा पहाड़, ये कहाँ पर हैं? ये हजारीबाग जिला में। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काला भूरे बलुआऊ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडिता प्रतिमा है। चीनी यात्री फ्राहन द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। आगे है दूध पानी ये हजारीबाग जिला में है। 8वीं शताब्दी का उल्लेख है यहाँ पे। आगे है सरैया रहन दहोगी, यह हजारीबाग जिले में। पाषाणकालीन पत्थर का उपकरण पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी है। बाहरगंडा ये हजारीबाग जिले में है। तांबे की 49 खानों का अवशेष। दुमदुमा जो हजारीबाग जिले में है, ये शिवलिंग है। मांडू बाड़का गांव हजारीबाग जिले में। पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर औजार
कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुरची, तक्षनी इत्यादि बनाए जाते थे। हजारीबाग जिले में गुलाबी बलुआ पत्थर व निर्मित अष्टदलीय कमल है। भवनाथपुर ये गढ़वा जिला में है। अखेट यानी कि जो शिकार खेलने के लिए होते हैं कहा जाता है। ये चित्र जिनमें हिरन, भैंस आदि पशुओं का चित्र है। पांडु ये पलामू जिले में है। 4 पाए वाले पत्थरों की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे का औजार है। पालमू किला लातूर जिले में है। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति मिली है। पालमू परमंडल तीनों पाषाण कालों का औजार है। बारुंडी ये सिंहभूम जिले में है। पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की एहोड़ी, पक्की मिट्टी के मटके हैं। बेनुसागर सिंहभूम जिले में 7वीं शताब्दी की चैन मूर्तियां हैं। चक्रधरपुर ये पश्चिम सिंहभूम में नवपाषाण काल चाकुनुमा धारदार पत्थर। आगे बुरहादी बुरुज चाईबासा ये पश्चिम सिंहभूम में नवपाषाण काल पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी मिले हैं। बोनागर ये पश्चिम सिंहभूम में हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, अस्तर। बानाघाट पश्चिमी सिंहभूम नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदु भांड है। लोहरदग्गा जिले में ऐतिहासिक कालीन कांस्य का प्याला है। नामकुम रांची जिले में तांबे एवं लोह के औजार तथा वान के फलक हैं। मृदुत खूंटी जिले में तांबे की सिकड़ी या चैन तथा कांसे की अंगूठी है। दरगामा ये खूंटी जिले में है। ताम्रपाषाण काल का गांव है। झारिया जो धनबाद जिले में है, पूरा पाषाण कालीन पत्थर का कुल्हाड़ी व भाला है। लूपगढ़ी कब्रगाह के अवशोषण, कब्रगाह के अंदर से तांबे का आभूषण व पत्थर के मनके हैं। अब अन्य नवीनतम अवशेष। नोनीडीहा जो पलामू में है। जिले की पांकी प्रखंड में स्थित नोनीडीहा गांव से मिट्टी में सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातात्विक वेदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। गुमला जिले के सीसाई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। भारतीय पुरातात्विक परीक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। इसका अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। अब हैं झारखंड के ऐतिहासिक स्थल एवं प्राप्त पुरातात्विक अवशेषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ से क्या क्या मिले हैं। अब है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। धार्मिक आंदोलन जो ये इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म में। पहले जैन धर्म को देखेंगे। जैन धर्म को भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी अर्थ आंसुओं का नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी ये 1365 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट है। ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का
निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24 तीर्थकार में से 20 तीर्थकार ने इसी पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया। पार्श्वनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकार कौन कौन थे? ये अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनाथनाथ, सुमितनाथ, पद्मन प्रभु, सुप्रवासवरनाथ, चंद्र प्रभु, सुविद्रनाथ, शीतलनाथ, शेरियासनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, आर्यनाथ, माल्यानाथ, मुनि प्रभन्नाथ, नेमिनीनाथ, पार्श्वनाथ हैं। यह पहाड़ जैन पर्वलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आगे पार्श्वनाथ 20 तीर्थकार का निर्वाण स्थल है। अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्म वालियों से तीर्थ स्थल रहा है। पार्श्वनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। वर्षों से दोनों समुदाय यानी जैन तथा आदिवासी के लगा यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आगे हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्श्वनाथ क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र में इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। जैन समुदाय के लोगों का मानना है इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस मंदिरा आदि का सेवन होगा जिससे जैन भावनाएं आहत होगी, अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आगे पार्श्वनाथ का प्रमोद योजना में शामिल किया गया है। पार्श्वनाथ में प्रसाद योजना को शामिल किया गया है। छोटा नागपुर का मानभूम यानी वर्तमान में धनबाद में है। ये जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी प्रवेश प्राप्त हुए हैं। अब है हनुमांड गांव पालमू अवस्थित है। यहाँ इसे जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम में बेनुसागर से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम में आरंभिक निवासी जैन धर्म का मानने वाला था जिन्हें सरक कहा जाता था। ये ग्रीस जैन मतवाली थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। वो जनजाति के लोगों ने उन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हू पहाड़ यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियाँ के अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकार शीतनाथ का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थकार की प्रतिमा है। आगे हैं इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म की अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। अब है बौद्ध धर्म मूर्तिया गांव यह पालमू में अवस्थित है। यह एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वारा यह शीर्ष उत्कृष्ट सिंह शीर्ष से मेल खाता है। कारुआ गांव यहाँ से बौद्ध स्तूप का प्राप्ति हुआ है। सूर्य कुंड यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तुर मूर्तियाँ मिली है।
बोहर बोहर नरपुर यहाँ हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने कालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ के बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर के 6 ऊंची मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। बेलवा दाग यह खूंटी जिले में अवस्थित है। यहाँ के बुद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब कुटवा गांव यहाँ सिमडेगा जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है। आगे है पटमादा गांव, यह जमदेशपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। दियापुर दालमी यह धनबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। धोलामारा यानी धनबाद, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ईचागढ़ यह सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बुद्ध देवी है। आगे इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। आगे छत्तीसगढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फरहान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियाँ वाला एक स्तूप मिला है। आगे अन्य तथ्य, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई। झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। अब है प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड को ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक मौर्य काल, मौर्यंतर काल, गुप्त काल और गुप्तांतर काल में। पहले मौर्य काल को देखते हैं। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अंततः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। आगे कोटलीय का अर्थशास्त्र। कोटलीय के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र में कुकुट या कुकेट देश नाम से इंगित किया गया है। कोटलीय के अनुसार कुकेट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कोटली की अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने काटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु उनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनका गठबंधन को रोकना था। इंद्रानाविक नदियों की चर्चा करते हुए कोटलीय ने लिखा है कि इंद्रानाविक की नदियों से हीरा प्राप्ति किए जाते थे। इंद्रनावक संभवत इब और शंख नदियों का इलाका था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अब है अशोक के 13वें शिलालेख में समवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक या आठवीं प्रदेश है। बेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत है ये भी था, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक के झारखंड की जनजातियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक को पृथक कलिंग शिलालेख 11वें वर्णित है कि इस क्षेत्र को आवर्जित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग वह परलोक प्राप्त कर सके। आगे अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकार को भेजा था। नोट, झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। आगे है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेश आक्रमणकारियों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत को विदेश से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। अब सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदिक संबंधों की पुष्टि होती है।
चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञान होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क से प्रभाव में था। अब है गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मुदही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थर को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतों तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। अब है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजय का वर्णन प्राय प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्ध में मिलता है। प्रयाग प्रसिद्ध को लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुनर्वर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। आगे हैं समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीन यात्री फ्राहन 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र कुकुंटलांड कहा। आगे हैं गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष स्थान जो हैं मोहदड़ी पहाड़, ये जिला हजारीबाग। प्राप्त अवशेष जो हैं पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। सातगांवा जो कोडरमा जिले में है, ये मंदिरों के अवशेष हैं। पिठोरिया जो रांची जिले में है, वो पहाड़ी पर स्थित कुआं है। अब है गुप्तचर काल। गोड़ यानी पश्चिम बंगाल का शासक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शासक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्णसंपूर्ण थी। शासक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। वो था संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी यानी कि पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। प्राचीन काल के शासकों में से यह प्रथम शासक था जिसका राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शासक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शासक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शासक ने बुद्ध धर्म के प्रति अहिंसता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया। शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म का स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। अब है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसका साम्राज्य में काजंगल यानी कि राजमहल का कुछ भाग शामिल था। काजंगल यानी राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की। अब है अन्य तथ्य। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पालमुख में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्धन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा
जीवांगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। अब है मध्यकाल में झारखंड। हर्षवर्धन मृत्यु 647 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड का राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। महामाया मंदिर यानी मुगला महामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नववंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों में इसे विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजगंड राय का धार्मिक गुरु था। टांगीनाथ का मंदिर, यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। छन्नीमस्तिका शक्तिपीठ, राजरप्पा यानी रामगढ़ की अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकालीन से पुष्टि करता है। आगे है छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्राजयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। इटखोरी यानी चतरा, झारखंड की इटखोरी यानी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में इटखोरी में मां भद्रकालिनी की मूर्ति का निर्माण किया गया। अब है उत्तर मध्यकाल। बख्तियार खिलजी 2006 ईस्वी यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। अब है झारखंड सार संग्रह। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। मुगल वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि इस समय का नागवंशी राज हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छुज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अब सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजे बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था। आगे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बाया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा हजारीबाग के पश्चिमी उत्तर भाग में अवस्थित जो है तक पहुंचा था, जबकि संथाल स्रोत से अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहां से भाग गए। मलिक बाया ने हजारीबाग की चाई किला के जीतकर फैद खान दौर के हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक उछौदीन अजमुल उल के सातगांवा यानी कोडरमा का शासक नियुक्त किया गया। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। फिरजो शाह तुगलक। अब हैं फिरजो शाह तुगलक। फिरजो शाह तुगलक ने बंगाल के शासक सऊदीउद्दीन शाह को पराजित कर
हजारीबाग के सातगांव कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और उसे अपने जीते हुए क्षेत्र का राजधानी बनाया। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राज प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। लोधी वंश के एक समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति वंश का संस्थापक उस समय दक्षिण पूर्व भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नगरवंशी राज्य के बहुत से बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था। आगे आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर के शासक। खान देश के शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब है शेरशाह, जो अफगान शासक हैं। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534-37 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों के चमका देकर राजमहल यानी झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में सही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दारिया खां के साथ मिलकर चेरो महारात चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास के वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्ष तक राजमहल क्षेत्र में शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। अब है हुमायूं। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं हुंडरकुंडा, भरकुंडा, रामगढ़ तक पहुंच गया था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल के दो भाग में विभक्त किया जाता है। शासनकाल का पूर्वार्ध 1556 से लेकर 76 ईस्वी तक एवं शासनकाल का उत्तरार्ध 1576 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया। अब है अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध अफगानों पर विजय। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों का झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी में टक्करोई की लड़ाई, बाझोर भूगुलामारी की लड़ाई, बालसोर उड़ीसा के पास के बाद जुनूद करिरनली यानी कि दिल्ली सुल्तनत ने बिहार जाने का क्रम में रामपुर वर्तमान रामगढ़ में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनेद करोर्नी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। अब है अकबर के शासनकाल में उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों का शासन। पहले है छोटा नागपुर खास का राजवंश। अकबर नागवंशों की राजधानी होकर या खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग
साम्राज्य विस्तार या राजनीतिक कारण इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि या आर्थिक आदि थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मुगल जारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक तुगलक खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसादार मान सिंह को अभियान 1590 से 92 ईस्वी में मुगल के साथ दिया। आगे है पालमू का चोरो वंश। 1889 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने 1890 ईस्वी में पालमू के चोरो राज भागवत राय को पराजित कर मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पालमू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पालमू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। आगे है सिंहभूम का सिंह वंश। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के फोरहाट में सिंह वंशी राजा रंजीत सिंह का शासन था। मानसिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था तथा इसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। आगे 1592 ईस्वी में ही मान सिंह ने राजमहल साहिबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। मानसिंह ने परकोटा यानी ऊंची चार दीवारी व महल वाले नगरों की संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। आगे है मानभूमि व हजारीबाग के राजवंश। 1590-91 ईस्वी में मानसिंह मिदानपुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने पारा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया। आईना एक अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चप्पा परागना बिहार सूबे में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। आगे हैं जहांगीर। झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर, खास के नासवंद, पालमू के चोरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां के राजमहल आगमन से हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जागीर के आत्मकथा तुजक जागीरी के छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी आत्मकथा तुजक जागीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र में नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकराह का शासक दुर्जनसाल यानी मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मुगल जारी देने से मना कर दिया। जहांगीर 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकर क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां यानी नूरजहां का भाई का बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा उसे कोकर झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा।
आगे, इस दौरान इब्राहिम खां ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली तथा हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी का अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खां ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे माना करने पर दुर्जनशाल को 12 वर्षों तक यानी कि 1615 से 27 तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मनसाबदार बनाया गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने हेतु दुर्जनशाल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुला लिया गया। दुर्जनशाल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जनशाल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा इसका राज्य वापस कर दिया, जिसके बदले दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक दर देना स्वीकार किया। आगे हैं पालमू का चोरो वंश। सोलह सौ 7 ईस्वी में अब्बुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश में पालमू को चोरों राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके आक्रमण के समय पालमू का चोरवंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात बहबल राय पालमू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क आजम जीटी रोड पर चोपरान जो हजारीबाग तक कर लिया। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे जहांगीर नाराज हो गया तथा इसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाग से लड़ाने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पाद मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारों ने दमन कर दिया। आगे विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया। आगे है खुर्रम शाहजहां पर राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया था। राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। आगे हैं शाहजहां। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल के संबंध छोटा नागपुर खास के नाम वंश, पालमू के चोरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्र राजवंश से हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर के बंदी से मुक्त होकर दुर्जनशाल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकराह आया तथा 1640 ईस्वी तक यह शासन किया। दुर्जनशाल ने
सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोसाई स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशी की राजधानी रही। दुर्जनशाल ने दोसाई में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। आगे, दुर्जनशाल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहा। रघुनाथ शासक के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मुगल जारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। आगे, पल्लमू का चोरो वंश। शाहजहाँ के शासनकाल के समय पल्लमू का शासक प्रताप राय साहब राय उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल खां ने पल्लमू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिए, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों को अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मुगल जारी की राशि के निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देने ही बंद कर दिया। आगे, शाहजहाँ ने शाइस्तखा खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पल्लमू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्तखा खां ने 1641 में पल्लमू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्तखा खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने को पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 80,000 रुपये प्राप्त करके इस्तखा खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। 1683 ईस्वी में शाहजहाँ ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पल्लमू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पल्लमू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगल के सेना ने पल्लमू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये में व 1 हाथी देने का अतिरिक्त साथ पटना चलने का स्वीकार प्रदान की। इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहाँ ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पल्लमू की उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मुगल मालगुजारी कर तय कर दी। आगे, पल्लमू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2 हाजिरी मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पल्लमू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पल्लमू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया। आगे है सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहाँ के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। आगे, अन्य क्षेत्रीय राजवंश। शाहजहाँ के शासनकाल में सचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया।
आगे हैं शुजा। शुजा शाहजहाँ का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। आगे औरंगजेब। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलमा के चोरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रों राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन में अधिक समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक, परिवर्ती और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर बोड़ैया जो रांची का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची को चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ, जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलमू के चोरोवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह का राजधानी देसाई पर आक्रमण का लूटपाट किया।